अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से चलता है फर्स्ट हाफ जर्नी v1 स्पीड से, रेस्ट ऑफ हाफ जर्नी v2 स्पीड से, है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होती है उसकी एवरेज स्पीड, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी कोई है ना, कोई ऐसे भगवान नहीं बता दे, हम लोग इसको बहुत इजीली डेराइव कर सकते हैं। भाई कैसे? तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, दैट ये डिस्प्लेसमेंट d/2 है और ये डिस्प्लेसमेंट d/2 है। ऐसा क्यों कहा? फर्स्ट हाफ जर्नी, रेस्ट ऑफ हाफ जर्नी। तो इस तरह से फर्स्ट जर्नी को ट्रेवल करने का टाइम क्या होगा? तो बस यही दिमाग लगाना है, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ये है टाइम। सेकंड हाफ जर्नी को ट्रेवल करने का टाइम कुछ और होगा, t2, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा आपको तो क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी, है ना, तो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट d है, d/2, टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2। टोटल स्पीड चाहिए था आपको एवरेज स्पीड है ना, हाँ ठीक है, सर। कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड के लिए भी यही है, एवरेज वेलोसिटी के लिए भी सेम फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, तो अगर स्पीड है तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम फॉर्मूलाज दोनों के लिए होते हैं। अब आप t1 और t2 का ये फॉर्मूला पुट कर दोगे, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। डिवाइड का भी डिवाइड कहाँ आता है? न्यूमरेटर, ये जो बाई 2 दिख रहा है ना, डिवाइड का भी डिवाइड लिखना है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम आपको सेपरेटली फाइंड आउट करने होते, आ जाएगा गाइस ये रिजल्ट, है ना, ज्यादा टाइम तो नहीं देंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं उनको हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ पेपर एंड अ स्टोन ड्रॉप इन वैक्यूम। इंपॉर्टेंट बात है वैक्यूम, इंपॉर्टेंट बात है वैक्यूम। यस गाइस, ऐसा क्या होता है वैक्यूम में? तो वैक्यूम में वन एंड ओनली एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउन। कोई बॉयंसी फोर्स नहीं होता है, कोई एयर का रिटार्डेशन फोर्स नहीं होता है। एक 1 ग्राम का कोई पीस ऑफ पेपर हो या 1 kg का कोई स्टोन हो, दोनों पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम वर्क करते हैं और x इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बोल देते हैं, हाफ gt स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम जो लगेगा दोनों को सेम लगेगा, दोनों पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होंगे, पीस ऑफ पेपर हो या स्टोन। इंपॉर्टेंट बात क्या है? वैक्यूम। अगर वैक्यूम नहीं है तो आप जानते ही हैं, वैक्यूम अगर नहीं है तो आप जानते हैं पीस ऑफ पेपर तो एयर में है ना, बहुत घूमता हुआ आएगा और जो स्टोन है वो फटाफट नीचे आ जाए, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस पीस ऑफ पेपर पर ज्यादा होता है, बट क्वेश्चन में था वैक्यूम और जी का इफेक्ट दोनों पर सेम होता है, दोनों पर सेम होता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों को सेम हाइट ट्रेवल करनी है, ठीक है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों पर ग्रेविटेशनल जी है, तो टाइम जो लगेगा आप समझ सकते हैं दोनों के लिए सेम ही होगा। इंपॉर्टेंट बात वैक्यूम, तो बोथ टुगेदर लिखा हुआ है विच इज करेक्ट। थर्ड, अ क्रिकेटर, इसका कुछ किया था क्या? अ क्रिकेट बॉल ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट covered by the ball in its third second of motion, third second of motion, तो displacement of t equal to 3 minus displacement of t equal to 2। या डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है गाइस, आप 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट पता करें, देन 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट पता करें, सबट्रैक्ट कर दें, आपका आंसर आएगा 45 माइनस 20 इक्वल टू 25, है ना। 3 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट आएगा 45 मीटर, 2 सेकंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट आएगा 20 मीटर, है ना। और जो डिफरेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकंड, ओनली थर्ड सेकंड। 25 इज द आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और स्टोन इज कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone is thrown vertically upward with initial speed 10 meter per second,
उसको कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट गेन करने में। तो मैक्सिमम हाइट पर v जीरो होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कहा था 10 है ना। टाइम कितना लगेगा, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन से t आपने पता लगाया होगा और आपका t आया होगा 1 सेकेंड है ना। v इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं चलिए, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, तो माइनस GT लिखना पड़ेगा, माइनस GT लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टोन आपने ऊपर है ना थ्रो किया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो u का डायरेक्शन अपवर्ड है, g का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ब्रेक लगा है। मैक्सिमम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर v जीरो होता है, ये कॉन्सेप्ट था, ये 10 माइनस 10 इंटू टी, देखिएगा इस t इक्वल टू कितना आएगा इससे 1 सेकेंड, और जो ऑप्शंस थे उसमें 1 सेकेंड था ही नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस है ना, यस सर, नन ऑफ दिस, डी इज करेक्ट, करेक्ट तो नहीं है लेकिन अब यही ऑप्शन होगा। अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा आपके एक जैसे दो क्वेश्चन मिल गए थे इस टेस्ट में, एक तो था जेट प्लेन वाला कंबशन प्रोडक्ट्स जिसका आंसर है 1000 है ना, और एक ये अगर ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है ना, और उसके ऊपर है एक मंकी, तो ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसकी स्पीड है कुछ है ना 20 मीटर पर, सर आप म्यूट हो गए। ऑडियो ठीक है अभी, यस सर। यस सर। के लिए ओके। तो मंकी जा रहा है किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर देख रहा है इनको, ग्राउंड पर ऑब्जर्वर मंकी को देख रहा है, तो मंकी की फाइनली स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मंकी, मंकी की स्पीड कितनी है vm 5 और ट्रेन की स्पीड कितनी है vt 20, सब्ट्रैक्ट क्या हुआ है ना, आपको याद होगा, आपको याद होगा अगर रिलेटिव मोशन में ऑब्जेक्ट्स सेपरेट मोशन कर रहे हैं, अगर ये मंकी कहाँ होता, ग्राउंड पर होता, मंकी के रेस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड या ट्रेन के रेस्पेक्ट में मंकी की स्पीड निकाले है ना, तब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम प्लस, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। मोशन कौन कर रहे हैं, मंकी और ट्रेन, तो रिलेटिव मोशन में मंकी के रेस्पेक्ट में ट्रेन की या फिर ट्रेन के रेस्पेक्ट में मंकी की स्पीड पूछे तो हम प्लस करते हैं, रीजन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना इसलिए। बट ऐसा नहीं है, बाहर वाला ऑब्जर्वर मंकी को देख रहा है, और आपको याद होगा, आपको बताया था अगर मंकी की स्पीड 0 हो, मंकी बस बैठा है, तो जो ट्रेन की स्पीड है उस ट्रेन से मंकी भी जा रहा है, ठीक है। मंकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाए तो जिस स्पीड से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा वो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मंकी की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक और एग्जांपल बताया था, अगर मंकी खुद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट जाने लग जाए तो ऑब्जर्वर को लगेगा मंकी स्टेशनरी है, ट्रेन नीचे से जा रही है, मंकी इधर जा रहा है, और एक मोमेंट आएगा ट्रेन नीचे से निकल जाएगी, मंकी नीचे गिर जाएगा उसी पोजीशन पर। अगर सेम स्पीड से ट्रेन नॉर्थ जा रही है, सेम स्पीड से मंकी साउथ जा रही है। तो इस फॉर्मूले की एक तरह से हमने चेक कर ली ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20 माइनस 5 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। 6th क्वेश्चन, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। गाइस एक्सटी समझते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, लेट दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। यहाँ पर जो थीटा होता है ना, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताया हुआ है tan थीटा, tan theta is the trigonometric ratio which shows slope of curve, slope of curve। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है डेल्टा एक्स, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम एक्सिस के पैरेलल डेल्टा टी है ना, एक्स एक्सिस के मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल डेल्टा एक्स।
तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, गाइस यही होता है ना tan थीटा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, तो ABC ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? ट्रू? Yes, sir. एक दो की Yes, आवाज sir. आ जाए। ABC ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? स्पीड या फिर वेलोसिटी, कुछ भी कहें। अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी हो जाएगा ये स्लोप। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको कहेंगे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी इज करेक्ट। और आपको याद होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। ग्राफिकल मेथड से जब हम इक्वेशंस डेराइव करते हैं तब एक स्टेटमेंट यूज लेते हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उस कंडीशन में x के प्लेस पर v आ जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा v आ जाता है, यहाँ पर डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाता है? उस केस में एक्सेलरेशन हो जाता है। आई थिंक आपको याद आया होगा। 7th क्वेश्चन, यस गाइस, एक कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 126 है ना, तो 5/18 से प्रोडक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। ट्रू, 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और उस पर एक जैसा रिटार्डेशन अप्लाई किया, पता नहीं कौन सा है वो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की वैल्यू लिखी हुई है, कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक जैसा रिटार्डेशन अप्लाई किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको कितना टाइम लगेगा रुकने में? उसको कितना टाइम लगेगा रुकने में? तो कौन सा इक्वेशन यूज दें जबकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि फाइनली उसको रुक जाना है और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो u पता है, b पता है, a पता है, t पता करना है। फर्स्ट इक्वेशन है ना गाइस? यस सर। फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल जाएगा। और t कितना मिलेगा चलिए देख लेते हैं। v इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। v जीरो होगा, u हमने पता कर लिया मीटर पर सेकंड में 35 माइनस a की वैल्यू -5 है इनटू t पता करना है। तो कई 7 सेकंड्स आ रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। वैल्यू कितनी आएगी? 7 सेकंड्स। ट्रांसफर करोगे, डिवाइड करोगे, 7 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, 8th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A ball is released from the top of a tower of height capital H. It takes t time to reach the ground. Information इतनी है, ठीक है। Where is the ball at t/2 time? अगर किसी बॉल को आपने h हाइट के टावर से ड्रॉप कर दिया और आपने देखा कि t टाइम लगता है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, तो एग्जैक्टली हाफ टाइम पर बॉल कहां पर होगी? बॉल कहां पर होगी? इस किसने किया, कोई बताना चाहेगा? अभी पता लग जाएगा किस किसने किया सही। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिट हो गया था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा था? 8th। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट ये है पोजीशन जहां से बॉल को रिलीज किया और ये है ग्राउंड। यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको कहा h है, ठीक है, और टाइम लगा है t। तो हमें पता है रिलीज किया है इसलिए जीरो, हमें पता है a इक्वल टू g है, ठीक है, कैपिटल H हमें पता है और टाइम हमें पता है। तो इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज को देखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फिट हो जाते हैं ये। डिस्प्लेसमेंट है कैपिटल H, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, Yes, सही sir. बात है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं ना, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x के प्लेस पर कैपिटल H है ना, u 0 ये लीजिए, a की वैल्यू g है ना, टाइम। तो ये तो कंप्लीट है। हाफ टाइम में बॉडी कहाँ पर होगी? तो हाफ टाइम के लिए देखिए, अब लेट h डैश है ना, हाफ टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? लेट h डैश लिया, h डैश, ठीक है। तो h डैश क्या होगा? u t/2 प्लस हाफ g t/2 होल स्क्वायर। देखो सही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट हाफ टाइम में, हाफ है ना, t/2 टाइम में बॉडी कहाँ पर होगी। तो मैंने t के प्लेस पर t/2 पुट कर दिया और h डैश पुट कर दिया, ठीक है। तो h डैश कितना आएगा? देख, 0 हाफ g t स्क्वायर बाय 4, t स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है
फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं यूज लूं तो देखिए क्या लिख सकता हूँ, एच डैश इक्वल टू 1/4 कैपिटल एच, ध्यान दें, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, 1/4 को छोड़कर सब कुछ एच है, यहां पर 1/4 को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है, एच है। देखा आपने? हाँ भाई, टाइम लगा दिया। हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर कौन है, कैपिटल एच है। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया, 1/4। अब ध्यान क्या देना है, ये एच डैश कहां से है गाइस, ये एच डैश कहां से है, टॉप से। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे हाइट कहां से पूछी है बॉल की, ग्राउंड से। ये पूछा है आपसे एच डबल डैश, ये कितना हो। सिंबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, H1 H2 ले सकते हैं, एच डैश एच डबल डैश कुछ। तो एच डबल डैश क्या होगा, तो एच डबल डैश होगा टोटल हाइट माइनस एच डैश। देख ले डायग्राम से, टोटल हाइट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रिमेनिंग हाइट मिल जाएगी। हाँ, आपका किसी का भी रिप्लाई नहीं आया इस बात पर, इस बात पर एच डैश हाफ टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और वो एच डैश मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हाफ जी टी स्क्वायर, इन सबको मैंने क्या लिखा है, एच, 1/4 को छोड़कर सब कुछ एच। Yes, sir. इंफॉर्मेशन पता लग गई। तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल ठीक, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ से है, टॉप से है। बट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कहाँ से है, ग्राउंड से। ये इंटरेस्टिंग बात है। अब ग्राउंड से निकालने के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एच माइनस एच डैश। एच डैश कितना है, h/4, h माइनस h/4, 3h/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो ध्यान रखें, हाइट पूछी कहाँ से है ना। अभी आप लोग बस लर्निंग के प्रोसेस में, अभी एग्जाम तो खूब दे रहे हैं, तो आगे के लिए ध्यान रखना है हाइट पूछी कहाँ से, है ना। तो ग्राउंड से पूछी, और हमने पता की कहाँ से, मोशन स्टार्ट हुआ कहाँ से, ऊपर से। तो ऊपर से ये नीचे का डिस्प्लेसमेंट बताता है इक्वेशन ऑफ मोशन 2। तो 9th क्वेश्चन, अ व्हीकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, यस गाइस किया था। फर्स्ट डी डिस्टेंस 2 आवर्स में, लास्ट डी डिस्टेंस, है ना, डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हीकल, डी किलोमीटर है वो, 2 आवर्स में। नेक्स्ट डी डिस्टेंस और ट्रेवल करता है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 आवर्स में, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डी किलोमीटर, डी किलोमीटर, 2d किलोमीटर, टोटल टाइम 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, आंसर। तो ये तो बिल्कुल एक लड्डू था एक तरह से। टोटल डिस्प्लेसमेंट d प्लस डी 2d, टोटल टाइम 5, 2 प्लस 3 5, 2d/5, बिल्कुल सही है इसका आंसर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन। गाइस एक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपको दी थी मैंने, क्या वो, ये एक गैलीलियोस लॉ था ना, ऑड नंबर, कुछ याद आया किसी को, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, 1:3:5:7, कुछ याद आया किसी को, Yes, sir. गैलीलियोस Yes, लॉ sir. ऑफ ऑड नंबर। तो सक्सेसिव टाइम्स में बॉडी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती है वो ऑड नंबर भी करती है। अब क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे पूछा है, आई थिंक 4th सेकंड और 3rd सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसका रेशियो पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड 3rd सेकंड। तो समझ लो आप, x1 रेशियो x2 रेशियो x3 रेशियो x4, है ना। फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड, ये इंडिविजुअल सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ। अब इक्वल रेशियो क्या होगा, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर के अकॉर्डिंग, 1:3:5:7। अब आप सोच लो, फोर्थ सेकंड के डिस्प्लेसमेंट,
थर्ड सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा? आप में से कोई बोलिए। फोर्थ 7/5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 7/5 7/5, 7/5 है। तो गैलीलियोस ऑड नंबर से आप फटाफट बता सकते हैं, या फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके लॉन्ग मेथड से भी आप करेंगे तो यही। और कभी कभी एमसीक्यूज में आपको, है ना, अगर कुछ ट्रिक यूज ले लें तो काम जल्दी हो जाता है और बिल्कुल, है ना, एरर की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है अगर ट्रिक यूज ले ले गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर की। 11th question, an athletic complete one round of a circular tracks of radius capital R in 40 seconds. What will be the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो guys बताइए, 2 minutes 20 seconds, how many seconds? 140 True, है ना, सभी ने सोच लिया होगा। 2 minutes and 20 seconds, 2 minutes and 20 seconds, टोटल कितने सेकंड्स? इतने सेकंड्स। क्वेश्चन में कहा है 40 सेकंड्स में वो एथलीट एक राउंड कंप्लीट करता है सर्कल का। गाइस ऑडियो वीडियो सभी के परफेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. तो ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, लेट यहाँ से एथलीट स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज चला और वो यहाँ पर ये पहुंच गया, जहाँ से स्टार्ट किया वहां पर पहुंच गया। कितना टाइम हो गया? 40 सेकंड हो गया एक राउंड कंप्लीट। और क्वेश्चन में कहा है 40 सेकंड्स में वो अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। सेकंड ट्रिप स्टार्ट हो गई, सेकंड ट्रिप चल रही है, सेकंड ट्रिप कंप्लीट, कितना टाइम हो गया? प्लस 40 और कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक और ट्रिप स्टार्ट करते हैं और ये थर्ड ट्रिप स्टार्ट हो गई इसकी और ये भी कंप्लीट हो गई, एक और 40, कितना टाइम हो गया गाइस? 120। यस सर 120 सेकंड्स हो गए। अब कितना टाइम बचा है? 20 seconds. 120 तो हो गया और 120 सेकंड में, एग्जैक्ट 120 सेकंड में कितने ट्रिप कंप्लीट हो चुके हैं? कंप्लीट 3 ट्रिप्स हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछता 120 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता तो सभी आप क्या कहते? 0। सर आप Sir, आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए सर। कंप्लीट करके वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका है, इसलिए अब उसके पास थोड़ा टाइम बचा है। और कितना टाइम बचा है? 140 माइनस 120 इक्वल टू 20 सेकेंड्स, इतना टाइम बचा है। अब आप सोचिए नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में अब कहाँ पहुंचेगा वो? हाफ डिस्टेंस सर। है ना, हाफ डिस्टेंस मैं समझा नहीं। अच्छा, सर्कल का हाफ डिस्टेंस बोल रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। अगर वो पी से स्टार्ट कर रहा है तो पी क्यू एक्चुअल में सर्कल का डायमीटर होगा। 20 सेकंड्स में वो एग्जैक्टली अपोजिट एंड पर पहुंच जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा गाइस? आर प्लस आर, ये सेंटर है, रेडियस आर है, तो समझ गए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। 2 hours. मतलब 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिए उसने 140 सेकंड्स में, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट 12th, a particle is thrown vertically upward with a velocity v1 and yes guys, इसमें v1 से थ्रो किया और v2 से बॉल आपके हाथ में आ गई। आपने v1 से प्रोजेक्ट किया किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड और v2 से वो आपके हाथ में आ गई। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो एयर रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो तो v2 कम होगा v1 से। v2 जो आपको मिलेगी ना वापस, वो कम होगा v1 से। रीजन, आपने जिस स्पीड से बॉल को थ्रो किया था उस स्पीड का थोड़ा लॉस होगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, है ना। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माने तो जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया उसी स्पीड से वापस हाथ में मिलेगी। बट अगर क्वेश्चन में कह दिया है एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं मानना है तो ये सही होगा। इसको ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, दोनों ही बात सही है। P2 कम होगा V1 से, ठीक है गाइस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अ जेट एयरप्लेन, गाइस इसको तो नहीं करना, ये आपकी एनसीईआरटी का ही है 13th क्वेश्चन, जिसका आंसर कितना है? 1000। ठीक है ना, याद आ गया होगा 13th क्वेश्चन। एक Yes, sir. जेट Yes, प्लेन sir.
अपने कंबंशन प्रोडक्ट को रिलीज करता है और वो कंबंशन प्रोडक्ट जेट प्लेन के रेस्पेक्ट में 1500 इस स्पीड से बाहर निकल रहा है, किमी पर आवर होगा मे बी। तो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए कंबशन प्रोडक्ट की स्पीड कितनी होगी? 1000। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए इसको हम वापस डिस्कस नहीं कर रहे। 14th question, a ball is falling freely from h height. It takes t time to reach the ground. The time taken to cover first half of height is, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको हम। यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया जिसकी इनिशियली हाइट h है ग्राउंड से, और बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में t टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बॉल को हाफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टी डैश पता करना है। कैपिटल H डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टी टाइम लगता है, h/2 डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा? A इक्वल टू आपको पता है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यह किसी ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x के प्लेस पर हाफ डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H का हाफ, u 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। 2 है ना, यहाँ पर क्या पुट कर दें गाइस? कुछ लिखा है क्या एक्सेलरेशन के बारे में? यस सर 10। 10 इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो हम लिखेंगे G T। और कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट हाइट के लिए भी एक इक्वेशन पहले बनाते हैं, है ना। हाफ हाइट के लिए हम सोचना स्टार्ट करते हैं, हाफ at स्क्वायर होता है ना। अभी हम कंप्लीट हाइट के लिए सोच लेते हैं पहले, और यहाँ मैं लिखता हूँ t डैश। कंप्लीट हाइट के लिए क्या होगा? तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। तो h के प्लेस पर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो h है ना, कैपिटल H, इसके प्लेस पर आप हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए हाफ जी टी स्क्वायर, और बाहर मैंने 1/2 लिख दिया, समझ रहे होंगे आई थिंक। h/2 है ना, तो बाय 2 तो ये रहा, कैपिटल H के प्लेस पर मैंने लिखा हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कंप्लीट ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, कैपिटल H डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और t वो टाइम है जो ग्राउंड तक पहुंचने में लगता है। ओके, इक्वल टू हाफ जी टी डैश स्क्वायर। इस इक्वेशन से आपको टी डैश मिल जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, एक g से g कैंसिल, ये टी डैश स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है टी स्क्वायर बाय 2। सो टी डैश इक्वल टू आप समझ गए होंगे t/√2। तो 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन 2 यूज लेना होगा, एक बार कंप्लीट ट्रिप के लिए, एक बार हाफ ट्रिप के लिए। और हाफ ट्रिप में जो कैपिटल H, ओनली कैपिटल H है, उसको आपको हाफ जी टी स्क्वायर पुट करना ही होगा। आई थिंक कुछ आइडिया लगा, कुछ बच्चे पीछे रह गए क्या? यस सर। है ना, कुछ आइडिया लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन ओवर किया है हमने। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव यूज है। वैसे 15th क्वेश्चन का तो एक डायग्राम था, और मुझे याद है मैंने डायग्राम भी सेंड किया था, है ना। एक ग्राफ था, तो उस ग्राफ से आपको क्या बताना था? डिस्प्लेसमेंट बताना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। तो आपको पता होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ। तो इस स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 42 मीटर। 42 मीटर, आप चाहे तो देख ले फटाफट, किसी ने किया था कि ये सही 42 किसी का आया था क्या आंसर? ऑनेस्टली बताएं। यस सर, ऑनेस्टली बताएं। मेरा आया था सर। ओके, क्योंकि आपके मार्क्स भी तो
80% आई थिंक आए थे या नहीं आए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है यस सर। कुछ बच्चों के 80% टच किए थे। स्नेहा है क्या क्लास में अभी? स्नेहा यस सर। आई थिंक आपके भी 80% टच किए थे, सही बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? तो कुछ तो सही किया था। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है 2 4। और भाई जिनके कम आए ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको बस पता होना चाहिए कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। टेस्ट का तभी फायदा होगा, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं बस। और नेक्स्ट टाइम अच्छे आते ही कॉन्फिडेंस अप। हाँ गाइस, तो मैं शेड कर देता हूँ। ये जो एरिया है, एक तो ये वाला और ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया मिलकर क्या देंगे? टोटल डिस्टेंस। क्योंकि स्पीड टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ पर कुछ इन्होंने हाइट भी बताई है। यहाँ पर उस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा 8 और 5। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। माइनस में हो या प्लस में हो, है ना, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो ट्रेपेजियम होता है कुछ, ट्रेपेजियम का एरिया पता करना हो तो क्या करते हैं? ट्रेपेजियम का एरिया पता करना हो तो क्या करते हैं? मुझे याद है पैरेलल साइड्स का सम कर दो इनटू सेपरेशन, है ना। तो 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन ट्रेपेजियम का एरिया होता है। 1/2 इनटू सम ऑफ, अभी लिखूंगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड है O से लेकर यहाँ, ये 0 से लेकर 6 तक, तो 0 से लेकर 6 तक, और ये 2 to 4, 2 to 4 ये कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। और 0 से 6 तो 6 है ही, 6 + 2 8। सही बोल रहा हूँ क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है। यस सर। सॉरी 6 सेकेंड्स हैं, जो भी है नंबर हमारे पास 6 + 2 8 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड्स पहले आ गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है तो ये है 8। सेपरेशन कितना है इनके दोनों के बीच का? 8। ग्राफ में पता लग रहा है 8 × 8 64, 64 का हाफ 32 प्लस। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का एरिया सबको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ये सेपरेशन कितना होगा? 10 - 6 बेस 4 आ गया। हाइट कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? क्वेश्चन में बताइए हाइट कितनी है? 5 बस 10 आ रहा है ना, 20/2। यस सर। 52 + 10 42 मीटर। तो कभी स्पीड टाइम ग्राफ मिल जाए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिल जाए तो एरिया पता कर लें, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया। ओके, तो ये तो ओवर हो गए। अब हम हमारी एक्सरसाइज पर आते हैं। मुझे याद है 19th, कुछ आप बताएं, 19th कर लिया था, थोड़ा सा चेक करके बता दें। 19th नहीं, 19th तक तो सेंड किया था। यस गाइस, 12th हो गया था, रेन वाला, अम्ब्रेला की यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन हो गया था, देखकर मुझे जस्ट याद आ गया। अब ये स्विमर वाला करना है ना, 4.13। चलिए, तो एक स्विमर है, वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर फ्लो कर रही है, स्विमर की स्पीड कुछ गिवन है। रिवर की थिकनेस कितनी है, रिवर की विड्थ कितनी है? तो आई थिंक रिवर 1 किलोमीटर विड्थ की है। रिवर की विड्थ कितनी है? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर। ओके, स्पीड, स्विमर की स्पीड VS, स्विमर की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर बिल्कुल स्टिल वाटर है ना, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो स्विमर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्विम कर सकता है। ठीक है, जो रिवर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रही है? 3। यस गाइस, ठीक है ना, 3 किलोमीटर पर आवर है गाइस। यस सर। मीटर पर सेकेंड नहीं है, है ना? किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है, 3 किमी पर आवर। ठीक है, तो मैं यहाँ डिस्टेंस को फिर 1 किलोमीटर ही लिख देता हूँ। सब कुछ सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में चलाते हैं। पता क्या करना है, वो स्विमर अपने स्ट्रोक्स कहाँ अप्लाई करता है? परपेंडिकुलर टू दी रिवर करंट। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करता है। अब पूछा क्या है,
हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। तो यहाँ पर आप डायग्राम से बात को समझें। लेट ये रिवर की थिकनेस है और कितनी है थिकनेस 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर स्विमर है, ए पॉइंट पर स्विमर है और स्विमर किस डायरेक्शन में अपनी स्ट्रोक अप्लाई करता है, ए टू बी। ध्यान दें, स्विमर ए से बी वाली डायरेक्शन में अपने स्ट्रोक अप्लाई करता है, बट जो रिवर है ना, वो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो रिवर की जो स्पीड है वो भी लिख देता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में आपको पता है, अगर हम किसी वुडन ब्लॉक को रिवर में है ना गिरा दें, तो वुडन ब्लॉक किस स्पीड से जाएगा, जो वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वुडन ब्लॉक जाता रहेगा, क्योंकि वुडन ब्लॉक है ना स्विम नहीं करेगा। एक बात, दो कंडीशन पहले सेपरेट समझ लें। ओनली वाटर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी स्पीड से लेकर जाता है, ठीक है। अगर स्टिल वाटर होता तो स्विमर का पाथ ये होता गाइस, मानते हैं? स्टिल वाटर में स्विमर का पाथ ये होता। यस सर। स्टिल वाटर में स्विमर का पाथ ये होता VS स्टिल वाटर में। बट दोनों कंडीशन है, स्विमर इधर और स्ट्रोक अप्लाई कर रहा है, वाटर इधर, तो एक्चुअल में स्विमर का रिजल्टेंट पाथ ये कुछ हो जाएगा, वो बी पर पहुंचेगा ही नहीं। स्विमर एक्चुअल में कहाँ पहुंचेगा, अपोजिट बैंक। रिवर की दो बैंक होती है, एक से तो वो स्टार्ट कर रहा है, दूसरी पर पहुंचना चाहता है, तो अपोजिट बैंक के सी पॉइंट पर पहुंचेगा। हमें क्या पता लगाना है, बी से सी तक का सेपरेशन, बी से सी तक का डिस्टेंस पता लगाना है कि ये कितना होगा। समझिए, अभी तो क्वेश्चन क्लियर किया है मैंने। रिवर का डायरेक्शन दिख रहा है आपको, स्विमर का डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये स्विमर का, और हमें बी सी पता लगाना है। ओके, स्टिल वाटर में स्विमर को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इतना मुझे बताओ आप। स्टिल वाटर इन स्टिल वाटर हाउ मच 4 टाइम, किलोमीटर पर आवर। टाइम स्टिल वाटर अगर हो तो स्विमर को कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, और चेक करो 1/4 आवर आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात, सब कुछ डायग्राम में। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस सर। है ना, तो वापस सुन ले, इन स्टिल वाटर टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, तो 1 किलोमीटर विड्थ है रिवर की, और स्विमर किस स्पीड से, स्विमर 4 है ना किमी पर आवर, इस स्पीड से स्विम कर रहा है, तो 4, तो यही क्या हो गया टाइम। 1/4 आवर लगेंगे स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि स्विमर किस डायरेक्शन में अपनी स्ट्रोक अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल वाटर करंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। स्विमर सामने की तरफ अपनी स्ट्रोक अप्लाई कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सामने जाना चाहता है। ओके गाइस, एक टाइम हमने पता कर लिया। अब इतने टाइम में 1/4 आवर में रिवर का जो वाटर है वो स्विमर को कुछ अपनी डायरेक्शन में भी तो लेके जाएगा। आपको पता है ना, स्विमर यहाँ नहीं पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, और स्विमर को यहाँ से यहाँ पहुंचाने का काम कर कौन रहा है, खुद वाटर। वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इतने ही टाइम में वाटर कितना दूर ले जाएगा, अभी पता लगाते हैं। x इक्वल टू होगा स्पीड, किसकी स्पीड, रिवर की स्पीड, इनटू टाइम, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, इतना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। यहाँ पहले मैं t लिख देता हूँ फॉर्मूले की तरह। अब आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी, लिखा हुआ ना हाउ डाउन, लिखा हुआ है शायद, हाउ डाउन, कितना डाउन चला जाएगा वो बी से सी की तरफ। देखिए आ गया क्या आंसर, आर, वी आर कितना है 3 है रिवर की स्पीड। तो जितना फास्ट रिवर फ्लो करेगी उतना ज्यादा दूर लेकर जाएगी वो स्विमर को, और जितना स्लो चलेगी उतना कम दूर
लेकर जाएगी। बात सही है क्या? जितना फास्ट Yes, होगा sir. वीआर जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा दूर चला जाएगा स्विमर, बी से सी की तरफ ज्यादा दूर चलेगा। तो 3/4 कितना होता है? 0.75 होता है। ट्रू? किलोमीटर। तो x की वैल्यू आ रही है 0.75 किलोमीटर, और मीटर में आप लिखना चाहें तो 750 मीटर। तो दो स्टेप आपको ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन में। अगर स्टिल वाटर होता तो स्विमर कहां पहुंचता? बी पर। बट स्टिल वाटर नहीं है तो स्विमर कहां पहुंचेगा? सी पर। टाइम उतना ही लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि x किलोमीटर किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। एक बात को ध्यान दे लें, इस एरो को ध्यान दें, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को इस वेलोसिटी से कवर करने में टाइम कितना लगेगा वो हम पता कर चुके। तो इतने टाइम में 100% स्विमर सी पर पहुंचेगा तो सही, लेकिन वो बी पर नहीं पहुंचकर सी पर पहुंचेगा, और बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा, रिवर की स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि सी पर लेकर कौन जा रहा है? रिवर का वाटर। तो आई थिंक कुछ आइडिया आपको लगा होगा। ये दो स्टेप, पहले टाइम पता करना पड़ेगा, फिर एक्स पता कर सकते हैं। पहले टाइम पता करना पड़ेगा, फिर एक्स पता कर सकते हैं। कुछ आइडिया लगा? बताइए। यस सर। Yes, sir. है ना? तो सर आप म्यूट हो गए हो। पर आवर की डायरेक्शन भी यही है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी टाइम पता लग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th question. In a harbor, wind is blowing at the speed of 72 kb per hour. ठीक है, गाइस डायग्राम बनाना है आपको 14th क्वेश्चन का। 14th ही है ना? 14th क्वेश्चन। ओके, तो सीधा सीधा मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में ब्रीफ कर देता हूँ, डायग्राम तो बनाना ही है। किसी बोट के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, और वो फ्लैग विंड की डायरेक्शन में एंकर्ड करता है, फ्लर्ट करता है एक तरह से। जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी उस डायरेक्शन में वो एंकर्ड करने लग जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा सकते हैं। लेट दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। इधर नॉर्थ कर दूं क्या? या चेक कीजिए, आपसे पूछ रहा हूं, ये मार्किंग सही की है मैंने? No, sir. तो बताइए क्या गड़बड़ है? सर नॉर्थ ईस्ट की साउथ तो जगह सर नॉर्थ ऊपर आएगा आएगा ना नॉर्थ। सर? ईस्ट की जगह नॉर्थ आएगा ना नॉर्थ सर? आएगा। कमाल कर दिया आपने, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? या तो आप मजाक कर रहे हो। सर नॉर्थ तो ऊपर ही तो रहता है। अरे ये कसम मत खा लेना नॉर्थ ऊपर ही आएगा। कसम क्या खाना कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। अगर आपको कोई मैप दे और 90 डिग्री घुमा दे तो आप क्या कहोगे? मैप गलत है। मैं इस मार्कर बोर्ड को 90 डिग्री घुमा दूं तो आप कहोगे हाँ आप सही। ऐसा नहीं है, कसम क्या कहानी है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होना चाहिए, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होना चाहिए। और एक और बात ध्यान से सुन ले, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेसिंग करते हैं, इस मैप को भूल जाएं, आप तो अपने घर पर ध्यान दें। आपको आई थिंक अगर आप अपने घर पर ही हैं तो आपको पता है ना सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट डायरेक्शन आपको पता है ना, घर पे किस वॉल की तरफ है या किस, है ना, कॉर्नर की तरफ। अगर आप ईस्ट की तरफ फेसिंग करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ऑलवेज किसको पॉइंट आउट करता है? नॉर्थ को। डायरेक्शन का पता लगाने का बेस्ट तरीका है, अगर हम किसी नई जगह चले गए और हमको क्या पता लग रहा है, बस ईस्ट का पता लग रहा है, बाकी सब अपने आप पता लग जाएगा। ईस्ट की तरफ आप फेसिंग कर लो, आपका लेफ्ट हैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज नॉर्थ को। हो गया काम।
ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, सब जानते हैं, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, सब जानते हैं। तो ये बिल्कुल सही मार्किंग है ना। अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं। कुछ नई बात पता चली या आई थिंक मालूम होगी कुछ बच्चों को। इफ वी फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट, आवर लेफ्ट हैंड ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर मैंने बना दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग उस बोर्ड पर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लैग है ना एंकर्ड कर रहा है। किस डायरेक्शन में भाई, विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, थोड़ा बता दें। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विंड ब्लो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये लीजिए बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में। और किस स्पीड से है विंड, तो VW लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ विंड। फ्लैग पर विंड का इफेक्ट है, ये फ्लैग पर विंड का इफेक्ट, ठीक है। और 72 ये क्या था, ईस्ट, बिल्कुल ठीक है, 72 किमी पर आवर। एंड विंड ब्लोइंग, ठीक है ठीक है। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किमी पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके गाइस, अब इंटरेस्टिंग बात है, पहले बोट रुकी हुई थी, मोशन नहीं कर रही थी, विंड ब्लो कर रही है 72 किमी पर आवर की स्पीड से, और उस ही स्पीड से फ्लैग एंकर्ड कर रहा है विंड की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर बोट नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है तो फ्लैग पर उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो ऐसे आप नहीं बताएंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल, आप उस बात को बता दें, अगर विंड ब्लो नहीं कर रही है, ध्यान दें बिल्कुल एयर इधर उधर ब्लो नहीं कर रही है, और फ्लैग कहीं एंकर्ड नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल स्टिल है, रुका हुआ है। अब सडनली बोट नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन करने लगती है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बोट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, फ्लैग किस डायरेक्शन में एंकर्ड कर रहा होगा, तो मुझे कुछ ड्राइंग ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये रहा, आपके हाथ में फ्लैग है, अब बोट को भूल जाए, आपके हाथ में फ्लैग है, आप इस फ्लैग को लेकर है ना लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इस फ्लैग को लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फ्लैग एक्चुअल में किस डायरेक्शन में एंकर्ड करेगा, आपके मोशन के अपोजिट, इन दिस डायरेक्शन यू आर मूविंग, फ्लैग एंकर्ड इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। अब एक और बात, अगर आपका मन बदल जाए, आप इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाए, तो फ्लैग का भी मन बदल जाएगा, फ्लैग अपोजिट डायरेक्शन में एंकर्ड करने लग जाएगा। आप जिस डायरेक्शन में है ना दौड़ लगाओगे, फ्लैग उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंकर्ड करेगा, मानते हो ना? यस सर। यस सर। है ना, मानते हो। अब आ जाते हैं वापस बोट पर। तो बोट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है तो फ्लैग एग्जैक्टली उतनी ही इंटेंसिटी से किस डायरेक्शन में एंकर्ड करेगा, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ। तो फ्लैग पर अब दो एक तरह से फोर्सेस अप्लाई हो गए, समझ लो। एक तो विंड का, जब बोट रुकी हुई थी तो इस डायरेक्शन में फ्लैग एंकर्ड कर रहा था, है ना। अब दूसरा इफेक्ट आ गया, बोट ने इधर मोशन स्टार्ट कर दिया, तो उतनी ही इंटेंसिटी से 51 किलोमीटर पर आवर की इंटेंसिटी से, स्पीड से फ्लैग दूसरी डायरेक्शन में एंकर करने लग जाएगा। अब आपको बताना है कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, है ना, बिकॉज विंड ब्लो कर रही है गाइस, है ना। जैसे ही बोट ने इधर मोशन किया, फ्लैग उल्टा नहीं चला जाएगा, विंड का भी तो इफेक्ट है। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगी फ्लैग की। आपको बताना है वो कितनी होगी, वो क्या होगी, है ना, कितनी होगी वो क्या होगी। मुझे पता है ये एंगल, आपको पता है कितना है गाइस? 45 डिग्री, क्योंकि ये जो एरो है ना, ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, बिल्कुल मिड, नॉर्थ का ईस्ट का एक कोना, बिल्कुल मिड। तो ये एंगल 45 होता है। ये एंगल कितना होता है, हम सब जानते हैं 90 डिग्री होता है।
तो ये जो फ्लैग इस डायरेक्शन में जा रहा है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ बोट, बी लिख देता हूँ। बोट का मोशन जो हो रहा है वो एग्जैक्टली नॉर्थ में हो रहा है और बोट का इफेक्ट फ्लैग पर अपोजिट आ रहा है, इसलिए मैंने वो ड्राइंग बनाकर आपको दिखा दिया। तो फ्लैग पर बोट का इफेक्ट आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, उसी इंटेंसिटी, जितना फास्ट बोट जाएगी उतना फास्ट स्पीड से वो पीछे की तरफ एंकर करेगा। तो ये है बोट की स्पीड का इफेक्ट फ्लैग पर और यह है विंड का इफेक्ट फ्लैग पर। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है आपसे। क्या करेगा इस, है ना? तो हमें रिजल्टेंट पता लगाना है, रिजल्टेंट। ठीक है, आपको अब पुरानी बात याद दिला देता हूं ताकि आप काम चालू कर दें। अगर कोई वेक्टर है तो उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax, y डायरेक्शन में कंपोनेंट ay। ठीक बात? तो आप थीटा निकालते हैं ना, tan इनवर्स, कुछ याद आ रहा है? tan इनवर्स ay अपॉन ax, सही बात? यस सर। है ना? ये कब होता है? जब एक वेक्टर हो और उसकी कंपोनेंट हो, ये तब होता है। अब एक और बात याद कर लें, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, और ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है, सब याद आएगा अभी आपको। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर की ये डायरेक्शन है, वेक्टर तो यहीं पे खत्म हो गया, ये डायरेक्शन। तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा लेते हैं। तो मुझे बताइए tan अल्फा क्या होता है? कंप्लीट फॉर्मूला, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सब कुछ होता है। tan अल्फा क्या होता है? वो होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। थोड़ा हेल्प कर दो, फिर हम अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऐसा लिख देते हैं। जो डेरिवेशन किया है वही पूछ रहा हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बना रहे हैं वो पता कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, एयर जिस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है वो हमारा फर्स्ट वेक्टर है लाइक, और फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वो हम अल्फा मान लेते हैं। तो दो इफेक्ट क्लियर है। पहले तो ये बता दो, बोट के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है उस पर दोनों का इफेक्ट है, विंड का भी टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बोट के मोशन का इफेक्ट अपोजिट आता है टुवार्ड्स साउथ। ये दो बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी लोगों की बिल्कुल है ना, नहीं क्लियर है तो यस सर। विंड का इफेक्ट तो सीधा उधर ही आता है, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी, है ना, फ्लैग पर उसी डायरेक्शन में इफेक्ट आना है। जिस डायरेक्शन में बोट मोशन करेगी फ्लैग पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट आपको क्लियर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? BW टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, BB टुवार्ड्स साउथ। अब आप ये मत कह देना कि सर BB तो नॉर्थ में है ना, बोट पर नहीं, हम फ्लैग पर इफेक्ट देख रहे हैं। बोट तो हमें पता है नॉर्थ में जा रही है, बट उस बोट के मोशन का फ्लैग पर इफेक्ट कहाँ आ रहा है? टुवार्ड्स साउथ, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 135। BB चेक कर लिया, 135 डिग्री, 90 प्लस 45। ठीक है, BB BW इन दोनों के बीच का एंगल 135 है। तो ये जो हम थीटा कहते हैं ना, थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो गया 135। दो वेक्टर है हमारे पास, BW BB, इनके बीच का एंगल हमें पता है, इनके बारे में भी पता है, इनका मैग्नीट्यूड हमें पता है। गाइस अगर आपको ए बी मैग्नीट्यूड पता हो और थीटा पता हो, आप अल्फा पता कर सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन एंडिंग की तरफ आ रहा है, इस फॉर्मूले में मैं चेंज कर देता हूं। सेकंड वेक्टर हमारा है VB, क्योंकि बोट की बात इन्होंने बाद में की थी। फर्स्ट वेक्टर है हमारा विंड की स्पीड VA, विंड की बात क्वेश्चन में पहले हुई। अब जो अल्फा एंगल होगा ना वो कहां से होगा? फर्स्ट से। अल्फा एंगल कहां से होगा? फर्स्ट से, VW से, याद है ना, अल्फा एंगल कहां से होता है? फर्स्ट से। तो VW की डायरेक्शन से कितना एंगल है? अल्फा एंगल है, पता लगाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। इस फॉर्मूला आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने, तो इस डायग्राम से सारी वैल्यूज पुट कर दो
अल्फा मिल जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। tan इनवर्स VB sin थीटा, अब VB कितना है 51, sin थीटा कितना है तो 135। अब sin 135 की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी, 72 प्लस VB कितनी वैल्यू है 51 इंटू कॉस 135। गाइस फॉर्मूला तो सही बताया था ना आपने, एक बार चेक कर लेना, b sin थीटा अपॉन a प्लस b Yes, cos sir. थीटा, है ना? Yes, नहीं तो sir. हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तो मैं sin 35 की वैल्यू 135 की वैल्यू बता देता हूँ, 1/√2 आप मुझे बता दें, सही बात है ना? sin 135 Yes, sir. डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। एक बात, cos 135 की वैल्यू -1/√2 होती है गाइस, cos 135 की वैल्यू -1/√2 होती है। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, आप जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बट 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ओके, 51 इंटू 1/√2, 72 माइनस 51 1/√2। देखिए वैल्यू पुट कर दी गई है। अगर हम नीचे 1/√2 एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में 1/√2 को एलसीएम ले लें, तो आपको ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, 51 इंटू 1/√2 अपॉन 72 इंटू √2 माइनस 51 अपॉन 1/√2। अब ये 1/√2 जो है ये कैंसिल हो रहा है ना? अभी बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन, बस ये एक्सप्रेशन आप बहुत ही केयरफुली बिल्कुल नीट एंड क्लियर लिखें। ऊपर है 51 ओनली, नीचे है 72 इंटू √2 माइनस 51। यहां तक पहुंच जाओ तो बता देना, हो गया सर। है ना? हो अब गया अगर सर। 72 को √2 से प्रोडक्ट करें तो आपको नियरली इक्वल टू 102 के आसपास वैल्यू मिलेगी। नियरली इक्वल टू कह रहा हूँ, है ना, एग्जैक्टली। और 102 में से 51 सब्ट्रैक्ट करें तो वापस कितना मिलेगा? 51 ही मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में मैं बोलना चाह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में आपको नियरली इक्वल टू वापस कितना मिलेगा? 51। और 51 अपॉन 51 क्या आएगा? 1। तो बहुत कुछ इजी हो गया। तो पहली बात 72 इंटू √2 नियरली इक्वल टू 101। सर आप म्यूट हो गए। 51 अपॉन 51 क्या हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू 102, तो 102 माइनस 51 51 अपॉन 51 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो आप समझ गए। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बाद में आपको नियरली इक्वल टू क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स नियरली इक्वल टू 1 मिलेगा। अब आप बताइए अल्फा कितना होगा? π/4 है ना, डिग्री में 45। 45। ठीक है, और ये अल्फा जो है ना, ये अल्फा कहां से बनाता है? रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से, और हमारा फर्स्ट वेक्टर कौन है? विंड। तो विंड से 45 डिग्री, तो एग्जैक्टली आपको क्या मिल जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन, है ना। विंड की जो डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? ईस्ट। तो ऑलमोस्ट फ्लैग कहाँ एंकर्ड कर रहा होगा? ईस्ट में। मैं ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज दे रहा हूँ? क्योंकि हमने 72 इंटू √2 को नियरली इक्वल टू माना 102, और वो होगा भी 102 माइनस 51 अगेन 51 अपॉन 51 1। और tan इनवर्स 1 दिख जाए तो इसका मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट आपका आंसर इसलिए होगा। तो ये भी हो गया। टाइम 5 मिनट्स
ले सकते हैं क्या गाइस? कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी। यस सर। हाँ अच्छा, Yes, इस sir. पर याद आ गया, एक और बात इंपॉर्टेंट बात, कल सेम 6 o'clock हम स्टार्ट करेंगे क्लास। और गाइस 2 दिन है ना, सैटरडे और संडे, तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो कल हम करेंगे। कल हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, संडे को आपकी एक क्लास और होगी और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम एंड करेंगे। वो हमारा अभी भी ड्यू चल रहा है, तो सैटरडे कल, संडे परसों, इन 2 दिन हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, है ना? कल वाली क्लास तो 6 o'clock ही होगी। संडे को हम कल डिसाइड कर लेंगे कि संडे की क्लास का टाइम क्या रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके आगे गाइस कल करते हैं ना। ठीक है यस गाइस, Yes, Yes, sir. sir. तो Thank कुछ you, sir. बात है ना, Thank you, sir. इसके आगे Thank कल you, करते sir. हैं। थैंक यू, Thank you, sir. ओके, थैंक यू।